हम आर्टिकल 8 में एक लफ्ज का तरमीम करने जा रहे थे और उस एक लफ्ज को काला सांप बना दिया गया। उन्होंने ये काला सांप का कॉन्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स के साथ जोड़ दिया। बुशरा बीबी ने बहुत दलेरी के साथ 9 महीने जेल बर्दाश्त किया है। जनरल फैज साहब का मिलिट्री ट्रायल वगैरह जो है कुछ शुरू नहीं हुआ। हमारी मुलाकात हुई है, इमरान खान साहब के हौसले बुलंद है। 21 अक्टूबर को मेरी सालगिरह पे हम ही बात करेंगे, आए सर मिठाई उस बात की भी खा लेते हैं, उसकी भी खा लेते हैं, उसकी भी खा लेते हैं। पूरे पाकिस्तान को हर तरफ से बंद करेंगे आर्टिस्ट को। साकिब निसार आया टीम बना रहा था, बदबख्त डीम के साथ तुम्हारा क्या काम है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। सियासत में गर्मी और तनाव बरकरार है। सेनेटर फैसल वाडा साहब ने कहा था कि 21 अक्टूबर को वो अपनी बर्थडे का केक काटेंगे, लेकिन तरमीम मंजूर हो चुकी होगी। और वाकई जब उन्होंने अपनी बर्थडे का केक काटा तो 26वीं तरमीम मंजूर हो चुकी थी। गुज़श्ता रोज़ एक टीवी शो में उन्होंने कहा था कि बुशरा बेगम साहिबा आज यानी रिहा हो जाएंगी, तो वाकई वो आज रिहा भी हो गई। साथ साथ ही इन्होंने फैसल वाडा साहब ने ये भी कहा था कि कोई डील के तहत उनकी रिहाई हुई है। क्या वो डील है, किसके साथ डील है, ये बहुत सारे सवालात हैं मुल्क की सियासत के हवाले से और उन्हीं से ही पूछते हैं, क्योंकि आज हमारे रूबरू हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आपकी बातें तो सारी ठीक हो गई। बर्थडे का केक भी आपने काट लिया, साथ साथ वो ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा था कि 26वीं तरमीम डे है, ये मुबारक दी उन्होंने। आपने कल कहा कि बुशरा बेगम साहिबा आज रिहा हो जाएंगी, वो रिहा तो हुई, लेकिन ये डील की आपने बात की, डील में तो शराइत हुआ करती हैं। कौन सी शराइत के तहत फिर ये काम हुआ है? पराचा साहब, मैं 2 मिनट पीछे से थोड़ा शुरू करता हूं। अच्छा, बहुत देर दूर नहीं जाऊंगा। डी चौक पे धरना देना था गंडापुर साहब ने। जी जी, गंडापुर साहब वहाँ पहुँचे, ठीक है। डी चौक नहीं आए, केपी के चले गए, ठीक है। डिग्गी में बैठे छुप गए। अगले दिन नमूदार हो गए। हाँ, और उन्होंने 12 जिलों में 12 सफर जिलों करने के ठीक है बाद। जी, ये आपने याद रखना है कि वो डिग्गी में बैठे गुम हो गए तो अगले दिन हो गए। यानी घूमने का सिलसिला, गुम हो जाने का सिलसिला इनका अपना होता है। इधर रुक जाए। उसके बाद जिस पार्टी को पीटीआई कहती थी फॉर्म 47 नून लीग को, उसको लीगलाइज किया जब उनके साथ बैठ के सारी शिक बाय शिक बैठे रहे पे डिस्कशन, हम पे आला हमने वाला, बेनिफिट, ट्रैवलिंग, गाड़ियाँ, पर्क्स, वो भी मैं आप लोगों को कहता रहा। फिर जितने असेंबली में बैठे हुए हैं, नेशनल या सेनेट, उसमें 7 वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर आपके बाद उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया कि हमारे बंदे उठा लिए, उनके हाथ काट दिए, उनके कान में ड्रिल कर दिए, उनको तेज़ाब फेंक दिया, उनको मार दिया, फिर उनको जोड़ दिया, फिर उनको ले आए असेंबली में और उनसे वोट भी नहीं लिया, तो ये भी उनकी बिकी नहीं। फिर 18 अक्टूबर को उन्होंने कहा कि मुल्क गिर एहतजाज होगा, मक्खी का बच्चा नहीं निकला, खुद भी नहीं निकले। फिर उसके बाद 15 दिन का खुद कहते रहे कि इमरान खान से मिलने नहीं दे रहे, और जैसी सेटिंग के तहत मुसवदा तैयार हो गया तो उन्होंने उसी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को कहते थे। अक्टूबर 3 के बाद अक्टूबर 19 को जाके मुलाकात हुई, उसी गवर्नमेंट 45 मिनट की गए। पहले नहीं, वो मुलाकात उन्होंने करनी ही नहीं थी, क्योंकि ये जो बैन लगाया था गवर्नमेंट से, ये पीटीआई के कहने पे बैन लगा था कि हमें ना मुलाकात के लिए इजाज़त दिलवाओ, ताकि वो हमसे फिर कहता है बाहर निकलो तो हमारे लिए मुश्किल होती है। नहीं, ये आप बड़ी बात नहीं कर रहे, वो तो चीख रहे थे कि हमारी मुलाकात नहीं सर, वो जा रहे थे। जब 3 को इजाज़त दी जी जी, तो उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, हम वो निकलने के चक्कर में थे। अच्छा, हमारे जैसे उन्होंने कहा भाई 5 नहीं 7 आदमी अंदर भेजो, इनको सामने तो खड़ा करो उनके, ठीक है जी। उसके बाद वो अंदर गए, जो भी उनके साथ हुआ। फिर उन्होंने कहा निकल के कि हम मौलाना साहब के घर जाएंगे। वो मौलाना साहब के घर नहीं जाते, वो केपी के हाउस में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उन्होंने। फिर वो सेटिंग के तहत बाइकॉट करते हैं, भगौड़े बन जाते, जगह छोड़ देते। भाई अब ऑपोजिशन थी, आप उनके खिलाफ वोट देते ना 26वीं तरमीम के, नहीं, वो भी नहीं वो किया। तो एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज नहीं होता सर, ये अंडरस्टैंडिंग क्यों कह रहे हैं? एहतजाज होता तो आप ये कहते ना मेरे पास ऑपोजिशन हूँ, मैं वोट नहीं दूंगा इसको, मैं इसके खिलाफ दूंगा। आप सियासत करते हैं ना, आपने बाइकआउट कर दिया। उसके बाद आपने तरमीम को वोट नहीं दिया, शिकों को वोट दिया, ठीक है। उसके बाद गंडापुर साहब की सियासत, उनका वज़ीर आला होना, उनका माल वाल बनाना, उनके मिनिस्टर्स, यहाँ MNA MPs, और फिर देखें जो लोग कपड़ों से भी करीब होते हैं उनके भी अपने बच्चे होते हैं, उनकी भी कमज़ोरी आती है, उनके पास भी गोगी टाइप लोग होते हैं जिनका माल पड़ा हुआ होता है, जो जमा किया होता है, तो इंसान कमज़ोर होता है। अब इन सब चीज़ों के बाद फिर रिहाई आती है, और रिहाई के बाद जैसे मैंने कहा कि रिहाई के बाद अगला कोई केस नज़र नहीं आएगा, उनको वापस नहीं अंदर डालेंगे।
ये भी मैंने कहा कल के शो पे। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि बुशरा बेगम साहिबा दोबारा जेल जाएंगी? नहीं, मैंने कल ये कहा कि जैसे होता है ना कि आपको आज बेल मिली तो अगला केस आ गया, एग्जैक्टली, तो मैंने आज के लिए कहा था कि ऐसा कोई केस नहीं आएगा, वो रिहा होंगी और वीआईपी तरीके से उनकी गाड़ी अंदर गई, गाड़ी से वो बाहर निकली और मैंने कहा इमरान खान साहब की मुलाकातें होंगी 26 से रेगुलर, वैसा ही मिलता तो ऑर्डर भी आ गया है कि 26 उनकी रेगुलर मुलाकातें होंगी। और इसी दौरान 62 सेनेटर्स का अमेरिका से एक लेटर आया था। ये लेटर लॉबीइस्ट के थ्रू लॉबी करके पीटीआई वालों ने करवा लिया, जो नॉर्मल हम और आप भी हायर करके कर सकते हैं। लेकिन ये क्यों कराया? ये खान को कहा आपके लिए करा रहे हैं, लेकिन इस लेटर को मंगवाने से खान और एस्टेब्लिशमेंट में और मजीद दूरियां कर दी और उसके बेनिफिशरी सारे खुद बन जाएंगे। इनका पाकिस्तान पे इस खत का प्रेशर नहीं पड़ा। देखिए मेरी बात सुने, फ़लस्तीन के लिए कोई अमेरिका ने खत लिखा है कि उधर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है? समझे ना बातों को। और ये दुनिया में होता है, लॉबीज काम करती हैं, लॉबीज पैसे लेती है मिलियंस ऑफ डॉलर। नहीं, एक मिनट ना सर, एक मिनट, यानी आप कह रहे हैं खत कोई लिखवाया जाता है, लॉबीइस्ट को पैसे दिए जाते हैं और लॉबिंग करवाई गई खान की हक में, खान को ये कहा गया, लेकिन अंदर खान ने उन्होंने ये किया कि इससे लिखवा के तासुर ये दिया कि खान ये कर रहा है, खान और उस पर मजीद दूरियां करा दी और इसके सब बेनिफिशरी खुद बन जाएंगे, फायदे खुद ले लेंगे। अब खान के साथ ये हो रहा है, खान के लिए ये काउंटर प्रोडक्टिव हो गया ये खत, एस्टैब्लिशमेंट दूर हो गई। अब मजीद करीब तो थी नहीं, बहुत दूर हो गई। जी, मजीद का मैं भी वर्ड यूज कर रहा हूं। अच्छा, उसमें क्या हुआ सर कि इन्होंने क्या किया, खान साहब के करदा गुनाह और ना करदा गुनाह भी उस पर थोप दिए। वहाँ फैज हमीद भी यही काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो भी यही कर रहा है कि जी करदा गुनाह और ना करदा गुनाह के शवाहिद सब चीज़ उस पर डाल रहा है। किस पे? खान साहब पे। ठीक है, नहीं क्या कौन से गुनाह डाल रहे हैं? 9 मई जैसे वाकयात, बहुत सारे और चीज़ें आएंगी। अभी वो अशर शरीफ का कत्ल पेंडिंग हुआ है, तो खान साहब को इन्होंने सबने मिलकर खान साहब को सियासी जहन्नुम की आग में भेज दिया। फिर सवाल आगे कर लूंगा जी। इन्होंने सबने मिलकर खान को बेचा, खान की सियासत और खान साहब को सियासी जहन्नम की आग में धकेल कर ये सारे उसके बेनिफिट बढ़ेगा। आप सुनते क्या है, फिर पीटीआई की डिमांड आई कि इमरान खान की बहनों को अंदर रखो, जो मैं आज से अपना किरदार शुरू करूंगा, जो भी मेरा थोड़ा बहुत जोर है कि उनकी जल्द अज जल्द बेलें हों, रिहाई हो, क्योंकि उनकी बहनें जो हैं वो उनके साथ बिल्कुल सिंसियर है। जी, आपने पहले भी कहा, मैंने पहले भी आपने अलीमा खान साहिबा के बारे में कहा था। और मैं खान साहब को चाहता हूं कि उनको कोई जाके भी बता दे कि भाई जो मैं 2 साल पहले कह रहा था, खुदा का वास्ता है। अच्छा, ये मादी आपने बता दिया, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये रिहाई डील के तहत, तो ये कौन सी डील है? देखिए पराचा साहब, ना मैंने वर्ड डील का यूज़ किया है, मैंने ये कहा है कि आप और कौम समझदार हैं। अच्छा, वो खुद जान जाएगी कि ये कैसे। अच्छा, अब इस सारे खेल के अंदर अगर किसी को पता नहीं था ये डील नहीं है, व्हीलिंग नहीं है, डीलिंग नहीं है, तो फिर रंग और रोगन बनी गाला में दिनों से और हफ्तों से कैसे हो रहा है? नहीं, इसको फिर हम आगे भी रिलेट कर सकते हैं। नहीं सर, एक मिनट इधर रुक जा सर, आपको तो पता ही नहीं रिहाई होनी है, मैंने आपको एक दिन पहले बता दिया, जो अंदर था उसको नहीं पता। वो बनी गाला रंग और रोगन हो गया। आपने वेरीफाई करे, चैनल ने वेरीफाई कर दिए, तो मेरे कहने के बाद चैनल ने अपनी टीम में भेज के वेरीफाई कर लिया कैमरे से कि रंग रोगन हुए, दरख्त लग गए, साफ सफाई हो गई। अच्छा, जो 12 साल से नहीं हुई थी। अच्छा, बुशरा बेगम साहिबा की रिहाई हो गई, फिर वो घर नहीं गई। आप सुनते जाए, वो घर गई, थकी हुई थी, 9 महीने तकलीफें गुजारी थी, तो बच्चों को भी वहाँ होना चाहिए था। वहाँ थोड़ी देर रही और वहाँ से वो वापस निकल गई और फिर लाहौर का कह गई और अभी सुना पेशावर जा रही हैं। उस आपको क्या लगता है? उस आपको ये लगता है कि उनको ये पता है कि आईबी या कोई उस घर को बग ना कर रहा हो? अब जो बच्चों से इंटरनली बातें करनी है वो ऐसी सेफ जगह पे करनी है, और मेरा अंदाज़ा यही था कि केपीके में जाना उनका लिए बेहतर इसलिए क्योंकि उनकी पूरी टीम तो वहाँ बैठी हुई है। अच्छा, ये बताएं कि फिर आज बुशरा बेगम साहिबा रिहा हो गई, बानी पीटीआई खान साहब कब रिहा हो रहे हैं? नहीं हो रहे, मैं ये तो कह रहा हूँ सियासी जहन्नम की आग में मजीद उनको धकेल दिया है। नहीं, आज भी बैरिस्टर गौर खान खुशखबरी सुना रहे थे कि वो जल्द रिहा होंगे। वो कहते हैं एक केस रह गया है, शोएब शाहीन साहब भी मिल के आए, ये सारे मिल, उन्होंने कहा एक केस में सजा हो गई, और ऐसे कितने केसेस अंदर खाने पड़े किसी को थोड़ी पता है, ये तो ब्लाइंड होता है ना सर। और केसेस पड़े हैं? मैं तो एक बात आपसे कह रहा हूं, या तो उसमें सजा हो जाएगी, अंदर खाने केसेस होंगे, ठीक है, ब्लाइंड केसेस भी तो होते हैं ना सर। तो उनके लिए तो इन्होंने मजीद तकलीफों में उनको डाल दिया। और अभी जब 26 को खुलेगी तो गंडापुर मिलेगा, उमर अयूब मिलेगा, कुछ लोग पीटीआई के बाहर से मौजूद हैं अभी यहाँ, वो मिलेंगे, वो एक और डाइवर्जन होगी। बाहर जो बैरून मुल्क रहते हैं पीटीआई वाले, कौन? नहीं, बस आपको खुद अभी टीवी पे अखबारों में सब आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या करने आए इधर? खान को मजीद फंसाने के लिए आए,
क्योंकि देखिए सबको किसी का बेनिफिट अच्छा, आप बात कर रहे थे जनरल फैज़ साहब की। जनरल फैज़ साहब क्या चीज़ खान साहब पे डाल रहे हैं? देखिए सर, अभी अरशद शरीफ का कत्ल पेंडिंग है, अभी 9 मई पेंडिंग है, ऐसे बहुत सारे इकदाम हैं, बहुत सारे अच्छे बुरे इकदाम हैं एज प्राइम मिनिस्टर। वो शवाहिद, वो भी तो अपना करदा और ना करदा गुनाह सारे उस पर थोपेंगे, लेकिन मिलेगा उनको भी कुछ नहीं, उनको भी कोर्ट मार्शल होगा और उनको सजा भी होगी। जनरल फैज़ साहब, जनरल फैज़। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब तो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी उनका ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ। देखिए, मैं उनकी बात पे तो कोई कमेंट नहीं करूंगा, मैं अपनी बात आपको ये बताऊंगा कि चाहे वो नैब हो, चाहे वो फौज हो, चाहे वो आप और मैं हो, इंक्वायरी में जब ठोस शवाहिद मिलते हैं तो आप अरेस्ट करते और अरेस्ट करके फर्दर डीप इन्वेस्टिगेशन के अंदर जाते हैं। तो इंक्वायरी में तो क्लैरिटी आ गई है कि फैज़ साहब है, उसके तहत वो अरेस्ट हुए, प्रोसीजर अब उनका चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन एविडेंसेस रिकॉर्ड हो गए, आ गए, हाथ में दे दिए गए हैं, और इसी तरह जो भी मरला होता है, महीना 2 महीने 3 महीने जो भी उनका प्रोसीजर है, पहले कोर्ट मार्शल पर सज़ा, जब ये हो जाएगी और उनके बंदे को हो जाएगी तो आप समझते हैं कोई बच जाएगा बाहर वाला? यानी फिर खान साहब को भी, खान साहब और जो उसके साथ लोग थे, जो आज भी एक मिसिंग है, उनका प्यारा वजीर, वो क्यों मिसिंग है अरशद शरीफ के केस में? मुराद क्यों गायब है? मुराद ने ऐसा क्या काम किया? सोचे ना इसको बैठकर, मुराद क्यों गायब है? मुराद तो सफ़े हस्ती पर आया ही नहीं है, इन 2 सालों में उसका कोई झलक भी नहीं है। क्यों? सोचे इसको बैठ के, डॉट सारे कनेक्ट करें। और आवाम को मैं बार बार कहता हूँ कि भाई, अगर एक आदमी को अपनी बेल का नहीं पता तो उसके स्टाफ ने दिनों से रंग और रोगन कैसे कर दिए, और ये रंग और घर के अंदर नहीं है, घर के बाहर से ही शुरू हो गए, उसको वेरीफाइड चैनल्स कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। ख्वाजा आसिफ साहब से गलतफहमी दूर हो गई? बस मेरे ख्याल से फराज साहब उसको, उस बात को मैं मुनासिब नहीं समझता। क्या मतलब है भी, ये सही बात है कि वो नामुनासिब सी बातें हो गई थी, बस अब दूर हो गई, छोड़ दे उसको। चले, मैं ब्रेक लेता हूँ नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे 26वीं तरमीम हो गई, 27वीं तरमीम का भी कोई शोर है, कोई बाज़ गश्त है। सेनेटर फैसल वाडा साहब हमारे रूबरू हैं, ज़रा इस हवाले से बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब। 26वीं तो हो गई, लेकिन ये 27वीं की बात गश्त है, वाकई है कोई? राजा साहब देखिए, ये 27वीं वाली बात 26वीं तरमीम से पहले ही मैंने की थी। Exactly. मैंने कहा था इस मुल्क के अंदर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख नहीं होगी, तरमीम होगी तरक्की होगी, तरमीम होगी तरक्की होगी, तरमीम होगी तरक्की होगी। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, मैं तो मुनाफकत की सियासत कर ही नहीं सकता, ठीक है? तो मैं तो सच्ची बातें कर रहा हूँ और मैं आपको और कौम को बिल्कुल इन्फॉर्म रखूँगा कि जो सब ड्रामेबाजी हो रही, जो इमरान खान ने तकलीफ़ें सेक्रीफाइसेस की अपनी पार्टी के लिए, जो उसने सब काम किए, उसने गलतियां भी उन्होंने की बहुत सारी, उनसे गलतियां करवाई भी गई, बंदूक तो उनसे चलवाई गई है, लेकिन उन सब को जहन्नुम की आग जो है सियासत की डीप उसके अंदर धकोल कर खुद सब मज़े ले रहे हैं, और ये सारे कॉम्प्रोमाइज़ ने, बेईमान ने अपने अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, और हर पीस नज़र आ रही है आपको। ये 27वीं तरमीम क्या है? सर देखिए, मैंने आपसे कहा जब तरक्की की राह में कोई चीज़ आएगी हम तरक्की नहीं लेंगे। मसलन फोर्सिएबल फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होता है, मैं आपको जब वो करीब आ जाएगा तो उससे बहुत पहले बता दूंगा। यानी ये आप कंफर्म कर रहे हैं कि 27वीं तरमीम आएगी? देखिए सर, इसे सिर्फ 27वीं तरमीम भी नहीं आएगी। हाँ, चलें आगे सर। 28वीं भी है? हाँ बिल्कुल सर। क्यों? एक ही बार कर लेना। कर वो अगर जरूरत पड़ेगी तो एक घंटे में वो भी सारा कर देंगे सर। अभी 26वीं तरमीम पास हो गई, उसके बाद उसी तरमीम की रूह से, यानी उसी तरमीमी आइन के तहत जस्टिस याया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन भी आ गया। वकला तंजीमें तो वेलकम कर रही हैं, लेकिन ये PTI के वकला एहतजाज करने की धमकी दे रहे हैं। देखिए, बड़ी अफसोसनाक बात है कि हम एक इनकमिंग जज चीफ जस्टिस साहब को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि आज तक वो कंट्रोवर्शियल नहीं बने। अब मसला ये है कि जो तीनों जज थे रेस में, याया अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब साहब, कांटे का मुकाबला है उनमें। ऐसा नहीं है कि कोई 10 है तो दूसरा 15 है तो कोई 20 है, बराबरी थी इनकी तीनों का। कैलिबर, क्लास, कंडक्ट, क्रेडिबिलिटी सुपर थी, ठीक है जी। लेकिन सवाबदीद थी गवर्नमेंट और उसके एलाइज की, ठीक है। अब मैं सोचता हूँ कि फैसले में 3 को क्यों लिया और 1 को क्यों नहीं लिया गया। सवाल ये बनता है, मैं आप सोचते हैं, मैं पूछता हूँ आपसे कि इनको क्यों लिया गया, उन 2 को क्यों नहीं लिया? देखिए
वैसे तो पहले को भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और जो 26 तरमीम है, मतलब मेरा सवाल यह है कि जस्टिस याया आफरीदी को क्यों लिया गया, जस्टिस मंसूर साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों नहीं लिया गया? देखिए इंसानी तौर पे मैं बात करूं तो जिन जज साहब ने मुझे इलीगल फैसला मेरा किया और अनलॉफुल किया, मिसाल दे रहा हूं, अगर कल को मैं उनकी सिलेक्शन के बोर्ड में बैठा हूं और उनका नाम आए तो इंसानी तौर पे मैं नहीं आने दूंगा। एग्जैक्टली ठीक है कि मुझे लगा होगा मेरे साथ गलत हुआ तो आगे भी होगा। इसी तरह गवर्नमेंट और एलाइज को अगर मैं सोचता हूँ तो मैं समझता हूँ कि शायद बाकी 2 जजेस के कुछ फैसलों से उनके दिमाग में कोई अभाम था, कोई प्रॉब्लमैटिक चीज़ वो असेस कर रहे थे। यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्या हो सकता है, मैं तो ये जानना चाह कुड बी एनीथिंग। देखिए जी, कुड बी, क्योंकि पीटीआई ने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी कि ये जज हमारा है और वो जज वो भी हमारा है, और जो नहीं है हमारा उसको हम गालियां देते हैं, और वो टीवी की स्क्रीन पे भी वो गालियां हैं। तो आई थिंक कि उसने भी एक परसेप्शन में रोल प्ले किया है, और अनएक्सपेक्टेड था, जो पीटीआई एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऐसा होगा, वो ऐसा हो गया। अब देखें ना, कामरान मुर्तज़ा साहब जेयूआई की नुमाइंदगी कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमने तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम दिया था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बीबीसी के इंटरव्यू में कहा कि हमें नहीं मालूम था कि वो नहीं बन रहे, कोई ऐसा प्रायर प्लान नहीं था। तो फिर डिटर्मिनेशन कैसे हुई? देखिए कंसेंसस था, एक वोट कामरान मुर्तज़ा साहब ने नहीं दिया। अच्छा, नहीं यानी दिया। याया आफरीदी साहब को कामरान मुर्तज़ा साहब ने वोट नहीं दिया, जेयूआई ने वोट नहीं दिया। ठीक है। और एक वोट मेरे ख्याल से मिसिंग था जो कि पीटीआई का था, समथिंग ऑन दैट दोज लाइंस। पीटीआई वाले तो नहीं थे ना सर, लेकिन अगर होते तो उनका वोट होता ना, तो मैं उस तरह काउंटिंग बता रहा हूँ। अच्छा। 10 वर्सेस 12 डले, 12 वर्सेस 10 डले, यानी कि 12 डलने चाहिए थे, 10 डले, 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा होगी ना, तो वो कंसेंसस हो गया। और नहीं, 12 रुकनी कमेटी थी, उसमें 3 पीटीआई वाले आए नहीं, बाकी बच गए 9। नहीं, 9 नहीं था, मुझे जो नंबर याद है उस हिसाब से एक कामरा जेओआई ने नहीं दिया, एफ ने, और एक पीटीआई का वोट बनता था जो उन्होंने नहीं दिया या किसी और ने नहीं दिया, लेकिन 10 वोट पड़े, 2 वोट नहीं पड़े, तो उसके तहत तो मोर देन 2/3 मेजोरिटी हो गई ना। ठीक है, ठीक है, तो वो तो प्रोगेटिव था गवर्नमेंट का, उनके एलाइज का, और उसकी असेसमेंट तो में ये जो अब सेनेटर हामिद खान कह रहे हैं या दीगर कह रहे हैं कि हम तहरीक चलाएंगे, बाकी वकला तंजीमें जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तो वेलकम किया है इसको। देखिए सर, वेलकम इसलिए होना चाहिए कि तीनों ज़बरदस्त किस्म के जज हैं, और मैं मंसूर साहब की बात आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनके आगे पेयर भी हूँ, क्रेडिबल एंड क्लासी जज है। ठीक है, मतलब आप, और मुनीब साहब का भी यही है, और आफरीदी साहब का भी है। आफरीदी साहब के वालिद भी सॉर्ट ऑफ ऑनर रह चुके हैं अपने टाइम के, ग्रेट ब्लड लाइन है इनकी। ठीक है सर, तो इनके ऊपर कंट्रोवर्सी पे बात करके कंट्रोवर्सी बनाना भी मैं समझता हूँ बहुत अफसोसनाक बात है। अब जो कानून है मुल्क का, और ये कानून पहले हमारे मुल्क का यही था, आइन है, आइन जो था यही आइन था, ये हमारा ऐसा ही था, से पहले यही था। ये डिक्टेटर्स ने अपनी तरफ किया था। अब आप पहले कहते थे डिक्टेटर्स की चीज़ें बुरी हैं, अब आप कहते हैं कि वो अच्छी हैं। आप कहते हैं जजेस के ऊपर पीटीआई सीनियरिटी लाएं, लेकिन वहाँ फैज़ हमीद को जूनियर से सीनियरिटी पे लाना चाहते थे। तो 2 डिफरेंस माइंड नहीं हो सकते ना, एक ही किबला रखें, या एक चीज़ अच्छी है एक चीज़ बुरी है। ये नहीं हो सकता इधर आपको सूट करता था फैज़ हमीद कि वो जूनियर से सीनियर बन जाए तो वहाँ वो अप्लाई करे, यहाँ आपको कुछ और सूट करता था आप वो अप्लाई करें, वो नहीं पॉसिबल। ये काला सांप चलता रहा, बहुत सारे लोगों ने कहा काला सांप। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इसके हमने दांत तोड़ दिए, जहर निकाल दिया। पहले ये था कि शायद अदालत के हवाले से कहा गया और जजेस के हवाले से, बट आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नहीं, वो जो मिलिट्री ट्रायल है, मिलिट्री कोर्ट, एक लफ्ज़ कोई आर्टिकल 8 में था, उस वजह से काला सांप कह दिया है। ये क्या टर्म यूज़ हुई? देखिए वैसे तो मुझे नहीं पता कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए भी अमेंडमेंट आ जाएगी, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे रिजर्व सीटों का, तो मुझे तभी भी मैं आपको वही कहूँगा कि पीटीआई को मायूसी होगी। सो मैं तो बड़ा क्लियर, पीटीआई को रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी, मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से नहीं मिलेगी। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का फैसला पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के अपनी पुरानी जजमेंट्स भी है, और ये प्रोगेटिव भी इलेक्शन कमीशन का है। तो देखिए ना, जब देखिए आईन और कानून की जब बात आएगी तो कोर्ट्स उसकी तशरीह कर सकती है, उसकी आर्बिट्रेट कर सकती है, उसको समराइज कर सकती है, उसकी डिटेल कर सकती है, एनालिसिस कर सकती है, लेकिन कानून बना के हम पे लागू नहीं कर सकती। कानून बना के लागू करवाना हमारा काम है, लेजिस्लेटर्स का, लॉ मेकर्स का, पार्लियामेंट का। वो कर रही है, करने दें। और ये ऐसा तो नहीं है कि 96 से पहले हमारे पास यही कानून चल रहा था, तो तकलीफ क्यों है?
ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 है कि क्योंकि कांटे का मुकाबला था जजों में, तो शायद ये डिबेट आज पड़ रही है, क्योंकि कोई भी 19-20 ना, सब दोनों तीनों 20-20 थे, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, ठीक। मेरा आई डोंट सी अ प्रॉब्लम। और जो जहाँ तक पीटीआई के लॉयर्स की बात कर रहे हैं आप, देखिए लॉयर बरादरी बड़ी पढ़ी लिखी बरादरी है, वो अब ये पूछेंगी कि भाई तुम लोग तो बेच रहे हो अपने आप को, मुफाद तुम लोग, इंजॉयमेंट तुम लोग, पैसे तुम लोग, पुराने पैसे भी तुम लोग, तो हम क्या और हमारे बच्चे क्या जलीलो ख्वार होकर सड़कों में आने के लिए रह गए? अपने बच्चे घर के अंदर, अपनी अयाशियाँ अपने पास, और दूसरों के बच्चे सड़कों में। कमेंट आया, पीटीआई के बानी रुकन है अकबर एस बाबर, आपके साथ भी रहे होंगे जब आप पीटीआई में थे, उन्होंने कहा कि ये लाहौरी वकला का जो ग्रुप है ये ले डूबा है पीटीआई को। अब उसमें आपको पता है कौन कौन है लाहौर से जो वकला हैं जो पीटीआई से आगे हैं, मैं नाम लूँ या आपको मालूम है? देखिए फराज साहब, सिर्फ ये कहना कि लाहौर के वकला ही ले डूबे, ले डूबे तो बहुत सारे हैं सनम, अपने भी और पराए भी, लेकिन ले डूबे वो भी है जो कपड़ों से करीब है। कपड़ों से करीब आप भी नहीं हो सकते, अगर आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं तब भी मेरे कपड़ों से करीब नहीं हो सकते। तो मैं इतरामन इतनी ही बात करूंगा। अब वो समझ आ रही है, सबको समझ आ रही है, सबको समझ आ रही है, ठीक है। तो नहीं, उन्होंने तो 9 महीने जेल गुजारी है, साल जेल 10 महीने गुजर गए ना। देखिए जिनकी आप बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, किसी को भी 9 महीने का 9 घंटे भी नहीं गुजारनी चाहिए, अल्लाह ताला से रहम रखे। लेकिन उनके पास फिर कोई चॉइस भी नहीं थी कि उनके जो पुराने शौहर थे, जितनी घटिया बातें उन्होंने की उस घटिया केस के अंदर, फिर चॉइस भी औरत के पास नहीं रहती है। तो लेकिन बच्चे जो है इंसान के, वो उसकी कमज़ोरी भी होते हैं, मजबूरी ही बन जाते हैं। तो पैसा भी बहुत बुरी चीज़ है, औलाद भी फितना है और पैसा भी फितना है, ये तो आपका कुरान कहता है। अभी जो सूरत हाल बन रही है पीटीआई के हवाले से, मसलन फवाद चौधरी साहब भी पीटीआई में उसी तरह थे जैसे आप थे, वो कह रहे हैं कि पीटीआई टूट फूट का शिकार है। मैं ये जवाब लेता हूँ नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब। ये अजीब सा तासर दिया जा रहा है सेनेटर साहब, फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि पीटीआई अब टूट फूट का शिकार है, तबाह कर दिया इन लोगों ने। वो कहते हैं अवाम हमारे साथ है, वो कहते हैं लोग हमारे साथ हैं, वो कहते हैं 180 हमारी सीटें थी, अभी 47-45 की डिबेट ही ख़त्म नहीं हो रही। देखिए लोग खान साहब को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, जो उनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं। हाँ। लेकिन उनको ये नज़र आ गया कि खान को ज़लील व ख्वार, रसवा, जेल, जहन्नुम की आग सियासी तौर पर, और इस पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर उनको कुछ नहीं फ़ायदा हो रहा, उनको मज़ीद नुकसान पर नुकसान हो रहा है और बाकी को सबको फ़ायदा हो रहा है। कौम समझ गई है और कौम इन को माफ़ नहीं करेगी। अब ये जब किसी को कहेंगे गद्दार, तो कहेंगे तुम गद्दार हो सबसे बड़े, ठीक है। नहीं, जो पार्टी के साथ खड़े हैं, पार्टी प्लेटफॉर्म, कौन खड़ा है? सब तो लेटे हुए हैं। कौन खड़ा है मुझे बताया बराज साहब, कौन खड़ा है? मुझे ये देखे ना, तरमीमी बिल पे वो बाइकॉट कर भाग गए ना। बाइकॉट का मतलब है आपका रास्ता साफ है, आप जाएं जो करना है नहीं, तो फिर क्या वोट देते उसके अगेंस्ट तो देते, तो सो व्हाट, आपके पास तो मेजॉरिटी थी। आपने खुद कहा था, आपने खुद कहा था नंबर भी पूरे और नंबरी भी पूरे। मैं तो भी अपनी बात पे खड़ा था, और जो मैंने कहा था उससे ज्यादा नंबर पड़े, जो नंबर रिक्वायर्ड थे उससे ज्यादा थे, और इससे ज्यादा भी हमारे पास थे। अच्छा, नंबर की तो समझ आती है कि 214 से 224 हो गए, वो तो गिनती अपनी जितनी जरूरत थी ज्यादा करनी कर दी, और करता नहीं, ये और कर लेते। आपने कहा नंबर भी पूरे हैं, नंबरी भी पूरे। ये नंबरी क्या? नंबरी वही है ना जो एक्टर है, जो बोझ उठा रहे थे, ये हो रहा है, वो समीउल्लाह, कलीमुल्ला, ये हो गया, सनसनी, आधी रात, पूरी रात, जहाज, ये ट्रक, गटर, गाड़ी, रेस, एक्सीडेंट, ये सियासतदारी सनसनी बना। देखिए जब तक सियासतदान का किरदार नहीं होगा, जब इनकी कमर मजबूत होगी और कैरेक्टर साफ होगा, मैं ज़ाती कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा, वो उनका अल्लाह का वाला है, किसी का भी समेत मेरे, लेकिन मॉरल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल, ये जब तक साफ नहीं होगा तब तक मेरे हिसाब से, तो जब ये कहते हैं ना जमहूरी लोग, तो अब मैंने उनका नाम रख दिया है कि एक साइड है जो टू जमहूरी बनना चाहती है, टू डेमोक्रेटिक बनना चाहती है, और एक इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी। मैं इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी हूँ, खत्म। यानी इस्टेब्लिश से क्या मुराद? बस इतनी जितनी है ना पराया साहब, आपकी मुस्कुराहट तो आपकी सब कुछ बगैर बोले, आप ज़्यादा बेहतर मुस्कुराते रहा करें, सब कुछ ज़्यादा आपके बोले ज़्यादा समझ आती है। ये आपको अल्लाह ताला ने दी है पर्सनैलिटी का हिस्सा। सो मेरी क्लैरिटी है, ठीक है। प्लस हम इतने ड्रामेबाज हैं कि जिस नर्सरी से आते हैं, जिस थाली में खाते हैं, छेद भी करते हैं, गालियाँ भी देते हैं, अंदर जाके पैर भी पड़ते हैं।
तो मैं समझता हूँ कि मुनाफकत नहीं होनी सो दिस इज एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी। चाहिए। जितनी भी पाकिस्तान दुनिया में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो यही, वरना तो ये मुल्क, आप इस मुल्क को 1 घंटा भी नहीं चला सकते फौज के बगैर। आपके जो दुश्मन वाले के घुस जाएगी आपके अंदर। ये जो सारी बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं जान देने की, हम में से कोई तैयार नहीं है। इसी तरमीमी बिल में 5 ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि पीटीआई बैक्ड जीते थे वो, जिन्होंने वोट दिया। कुछ तो 4th फ्लोर पे या 6th फ्लोर पे बैठे हुए थे, 5th पे, जो जिनकी ज़रूरत नहीं पेश आई। एक बार पता चला रुक जाए, जिनकी निशानदेही की उमर अयूब साहब ने, जिनमें उनकी ज़बान, आँख और बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं दे रही थी, समेत उनके, उनसे पूछे भाई ये आप 1 घंटा पहले बता रहे थे, 1 दिन पहले बता रहे थे, जब आपको पता है कि पराग साहब आपने सब कुछ छुपाया हुआ है, तो ड्रामा कौम पकड़ेगी नहीं? कौम पागल नहीं है, कौम घास नहीं खाती है। देखिए ना, आप उमर अयूब साहब का कह रहे हैं कि वो ड्रामा कर रहे हैं। ये लोग जो सर आपको अगर एक पता है, मुझे पता है, मैं वोटिंग के बाद, सब कुछ होने के बाद असेंबली के फ्लोर पर बोलूँगा, टीवी के चैनल बाहर कैमरा के खड़े हुए आप जाके बता देते कि जी इसके अंदर ये कमरे में बैठे आए, चले हमारे साथ। कैमरा जो है आपका वो बंदूक से ज़्यादा ज़ोरदार है पूरी दुनिया में। नहीं, मेरी गुजारिश ये है, आप उमर अयूब खान को कह रहे हैं कि ड्रामा कर रहे थे। जो 5 लोग उनसे मैंने फंड मांग लिया, वैसे क्या कर लिया? बस इतनी बात कर सकता हूँ। नहीं समझ नहीं, आपको समझ आ जाएगी आने वाले दिनों में। नहीं, जो 5 लोग आए जो क्लियर कट इमरान खान के नाम पे वोट लेके आए, इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने फिर ज्वाइन की थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे पार्टी के अंदर ऐसे हैं जो अभी समझते हैं कि उनकी लीडर की पॉलिसी ठीक नहीं है, तो उसमें कुछ ज़मीर वाले लोग भी होते खड़े हुए थे। हम नहीं खड़े हुए अपने लीडर के आगे गलत पे, उसको बचाने के लिए। आज भी जो मैं सब चीज़ें बता रहा हूँ कौम को, और मैं बहनों के लिए कोशिश कर रहा हूँ, वो उसी लीडर को बचाने के लिए कह रहा हूँ कि करदा गुनाह की सज़ा तो उसको मिले, ना करदा सज़ा की गुनाह ना उसको मिले। तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी क्यों नहीं अगर आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? उनको जब आपने आसमानी मखलूक बना दिया, नाउज़ुबिल्लाह, आपने रिलीजियस लोगों ने, इस्लामी मजहबी लोगों ने आए कहा कि आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है, आप दरबारों में सर झुका रहे हैं, आपके ये जो दरबारी और अमीन तो दरबारी जो है वो कह रहे हैं कि सर आप जब आए तो हवा का रुख इधर हो गया। तो इंसान कमज़ोर होता है। अगर आप मुझे कहें कि आपसे अच्छा स्पीकर कोई पाकिस्तान में क्या दुनिया में नहीं है, ये भी कहे 6-8 आदमी कहे, तो मैं शायद गाड़ी बढ़ के सोचूं कि शायद मैं इतना हूँ। इंसान कमज़ोर होता है, इसीलिए इंसान है। अभी हम पीटीआई की बात करें, लोगों को नोटिस भेज रहे हैं कि आप जो है ना इतने 7 दिनों में अगर आप जवाब, रीज़न है देखिए, कॉम्प्रोमाइज्ड और बिकाऊ और भगौड़े तो ये ज़्यादातर 90% सारे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ करने के बाद भी बैठे हुए, एफिडेविट दे के भी बैठे हुए। मैं तो सब कुछ ले आऊँगा कौम के आगे, जैसे अभी तक सच बताता रहा हूँ, ले भी आऊँगा। एफिडेविट का क्या मतलब? जाता हूँ। अब पर ऐसा सवाल है कि इनके अंदर भी लड़ाई है ना, जो थोड़ा आगे निकल रहा है। उसने कहा ये मौका है, इसको काट दो। अब फैसल सलीम है, जियो के प्रोग्राम में ऑन बप्पी साहब ने एडमिट किया। मैंने उसे कहा कि फैसल सलीम के साथ आप लोगों का प्रॉब्लम तो तब स्टार्ट हुआ जब वो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बन रहा था। उसने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन हमारा सेटलमेंट हो गया था। क्योंकि और पप्पी जो है उसने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इमरान खान साहब के खिलाफ, लेकिन वो चोर बेईमान आदमी नहीं है। जब वो बैतुल माल में भी बैठा था तो चोर नहीं था। आज भी उसने कोई पैसा किसी से नहीं लिया, ठीक है। लेकिन मेरा उससे गिला ये है कि भाई तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी वजह से की, चाहे तुम्हारी कटपट्टी बंदूक की थी, तो तुम्हें करनी नहीं चाहिए। कर दी थी तो इस सीट को वापस करते जैसे मैंने वापस किया। जब मुझे निकाला तो किसी का बाप मुझसे वो सीट नहीं ले सकता था। मैंने जाके कोर्ट को कहा ये सीट भी मैं मॉरली वापस करूँगा। तो देखिए, आपको स्टैंड के ऊपर खड़ा होना पड़ता है। तकलीफें हमने भी गुजारी, हम भी आज खान साहब को देख के परेशान ही हैं। मुझे आज एक एंकर हबीब साहब ने मुझे कहा फैसल तुम आज थोड़े ढीले लग रहे हो, यानी कि बहुत एनर्जेटिक थी। मैंने कहा तुम आंखें अंधी कर देती है लाइटें जब बहुत शोज़ हो। लेकिन डीप डाउन मैं समझता हूँ कि ये तकलीफ दे अमल है कि एक आदमी को ऐसी जहन्नुम की आग में धकेल रहे हैं और उस आदमी को समझ नहीं आ रहा, उसकी आंखें बंद की हुई। केस एक है, तकलीफ दे अमल है ये। केस एक है। असद कैसर साहब ने कहा था वो जल्द बाहर आ जाएंगे, आज बैरिस्टर गौहर खान ने कहा जल्द बाहर आ जाएंगे। मैं बानी पीटीआई खान साहब की बात कर रहा हूँ, आप कहते हैं कि वो नहीं, वो अंदर ही रहेंगे। देखिए, मैंने कहा दुनियावी तौर पे मुझसे आज के दिन पूछें तो मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि वो बाहर आ रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि वो मज़ीद सियासी जहन्नुम की आग की तरफ फेंक दी गए और उसके बेनिफिशरीज आपको नज़र आना शुरू हुआ। और मैंने आपको डॉट टू डॉट कनेक्ट किया। और मैं कहता हूँ अगर मेरी कोई बात पे यकीन नहीं करता तो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दे कि आज किसी ने बेल लेके निकलना था, चले मैंने बताया वो भी छोड़ दे। ये दिनों हफ्तों पहले रंग रोगन कैसे हो गया बनी गाला का, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये फरमाइए, अब सारा कुछ तो हो गया जो आप चाह रहे थे, यानी इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेट्स जो चाह रहे थे, अब मुल्क आगे बढ़ेगा?
मुझे तो मुल्क के लिए देखिए, हम सब जो कोशिश कर रहे हैं वो मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और SIFC के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। मेरा तकिया तो यही है, मैं तो आपको गलत बात नहीं करूँगा। लेकिन जहाँ तक आप मुझसे गवर्नमेंट की बात कहेंगे तो मैं कहूँगा कि अल्लाह करे वो पाकिस्तान की बात, बस मैं पाकिस्तान की बात करूँगा तो जिस जगह के ऊपर पाकिस्तान का बेनिफिट होगा उस जगह पे हम फ्रंट से उसको लीड करेंगे। जिसमें बेनिफिट नहीं होगा पराचा साहब और मुझे लगेगा किसी की ज़ात को इसका फ़ायदा हो रहा है तो उसको मैं वोट नहीं करूँगा, चाहे वो कोई भी हो। ये बड़ा पहले चलता रहा कि जी ये 65 से 68 साल एज हो जाएगी, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को अकोमोडेट किया जाएगा। उन्होंने एक दिन तो वो कह भी दिया था, ख़ुद भी बात की थी, दूसरे दिन गो के रजिस्ट्रार ऑफिस से या सुप्रीम कोर्ट से तरदीद आ गई थी। लेकिन अब वो जा रहे हैं, उनका रेफरेंस हो रहा है, नए चीफ़ जस्टिस हफ्ते को हल्फ ले लेंगे। आपको ये जो तनाज़ा अदालत के अराउंड नज़र आया कई सालों से, अब वो ख़त्म हो जाएगा? देखिए, कोई भी चीज़ एक दिन में तो ख़त्म नहीं होती, बट हम मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन के अंदर। देखिए, जब आप मुझे दीवार से लगाएंगे ना पराचा साहब, तो मैं आपको छत से लगा दूंगा। ये फार्मूला है। हर कोई अपने अपने डोमेन के अंदर काम करेगा ना, किसी को तकलीफ नहीं। जब कोई किसी का बाप बनने की कोशिश करता है तो फिर उसका बाप का बाप बताता है कि मैं ही बाप हूँ। इसमें कोई फैक्चुअल चीज़ें, इसमें कोई शर्माने की ज़रूरत भी नहीं है। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की जिनकी 100 साल की डेमोक्रेसीज नहीं हुई हैं, उसमें कबात क्यों होती है, बेशर्म क्यों इतनी बड़ी एक्टिंग करते हैं। मैं समझता हूँ कि फ़नकार को तारीफ़ भी मिलती है, पैसा भी मिलता है। हम वो कैरेक्टर एक्टर्स हैं जिनको ऑस्कर का अवार्ड मिलना चाहिए सियासतदानों को, और इनको ना पैसे मिलते हैं और गालियाँ भी सबसे ज़्यादा पड़ती हैं। बहुत शुक्रिया। सेनेटर फैसल वाडा साहब नाज़रीन हमारे रूबरू थे। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।